अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स में सेट 3 एक्सयू कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोग आज चलेंगे 2020 का जो सेट 4 है एक्स वी, उसको सॉल्व करेंगे। उसमें सबसे पहले ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, पहले मैं पढ़ता हूँ, आप इन्हें ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए प्रश्न नंबर 1 के का में है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन दोनों समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन, दोनों को समान विभवांतर से हम त्वरित करते हैं। यदि उनके प्रारंभिक वेग शून्य हो तो इन कणों में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, प्रोटॉन का वेग अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगा कि प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा? प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा। क्यों भाई? देखो हमने यहां पर दो प्लेट्स लगाई, एक पॉजिटिव प्लेट और एक ये नेगेटिव प्लेट। इनके बीच में हमने क्या रखा? एक इलेक्ट्रॉन रखा और एक रखा प्रोटॉन। हाँ जी, प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक होता है। अच्छा, अभी हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको। ठीक, तो इसमें लिखा है समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर हमने कितना मान लिया बेटा? देखो दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना माना? कैपिटल वी। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, आप सभी लोग जानते हैं दोनों का चार्ज सेम होता है, बस फर्क उनके नेचर का है कि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, लेकिन दोनों का चार्ज कैसा होता है? सेम। एक काम कर लें, अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम Q मान लें तो प्रोटॉन का चार्ज भी क्या मान सकते हैं? Q। बस इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होगा, प्रोटॉन का चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। अब दोनों को सेम विभवांतर से त्वरित किया गया, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? K इज इक्वल टू Q आवेशित कण को V वोल्ट से त्वरित किया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी आती है? Q इंटू वी। और इसी तरह से प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? उसका भी चार्ज Q है और V वोल्ट से विभवांतर से त्वरित किया गया है QV। यानी कि दोनों की गतिज ऊर्जाएं आपस में कैसी होंगी? दोनों की गतिज ऊर्जाएं आपस में समान होंगी। ठीक, अब अगर गतिज ऊर्जाएं समान हैं तो संवेग का रिलेशन हम उसमें से देखना चाहते हैं। संवेग और गतिज ऊर्जा का एक रिलेशन होता है बेटा, P बराबर अंडर रूट 2m के। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दोनों की गतिज ऊर्जा कैसी है? सेम। ये कांस्टेंट है, तो जो संवेग होगा वो उनके द्रव्यमान के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होगा। इसका मतलब साफ है कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग भी ज्यादा होगा। बात समझ में आई? और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका संवेग भी। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। अब आप जानते हैं कि द्रव्यमान किसका ज्यादा होता है? प्रोटॉन का, इसलिए संवेग भी किसका ज्यादा होगा? प्रोटॉन का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 4, प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा। आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। समझ आ गया ना? मतलब ये आया कहां से, वो चीज समझ आई कि नहीं आई आपको? क्योंकि दोनों के चार्ज सेम है, दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से हमने एक्सेलरेट किया, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होगी? सेम। और अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, देन बाय दिस फॉर्मूला मोमेंटम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स। उसमें से जिस पार्टिकल का द्रव्यमान ज्यादा उस पार्टिकल का मोमेंटम ज्यादा, इसका द्रव्यमान कम उसका मोमेंटम भी कम। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा इसलिए प्रोटॉन का संवेग ज्यादा होगा। तो उत्तर में हमने क्या लिखना है? कौन सा पार्ट सही मिला हमको? 4th पार्ट सही मिला, प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा।
प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा। बस ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे, प्रश्न नंबर 1 का खा। ठीक है, लिखा हुआ है विद्युत वाहक बल E का एक सेल प्रतिरोध कैपिटल R से जुड़ा हुआ है। यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर V हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करिए। बेटा देखें, ये एक सेल है, इसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी है। मान लिया आंतरिक प्रतिरोध R है, सेल का विद्युत वाहक बल E है, ये एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से कनेक्ट है। सेल का जो टर्मिनल विभवांतर है वो कैपिटल V है, तो बोले सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। आपको इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध पता लगाना है E, V और कैपिटल R के पदों में। आप थोड़ा सा याद करें भैया, V का एक फॉर्मूला बेटा आपने पढ़ा था, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। याद आया कुछ आपको? ये फॉर्मूला पढ़ा गया था कि टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल माइनस आई इंटू आर। हमको यहां से क्या चाहिए? हमको चाहिए स्मॉल आर की वैल्यू, आंतरिक प्रतिरोध चाहिए ना, स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए। इसको इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो। आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी, स्मॉल आर इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई। इतना समझ आया? अब अगर मैं ये बोलूं कि आई इस प्रतिरोध में बहने वाली धारा है, आई करंट बह रही है, और टर्मिनल विभवांतर क्योंकि V है तो V की वैल्यू क्या होगी? I इंटू कैपिटल R। V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R। अगर I यहां से निकालेंगे तो क्या निकलेगा? I की वैल्यू निकालो, V अपॉन R। I की ये वैल्यू यहां नोट कर दो, तो स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन R। ये नंबर पलट जाएगा। अगर ये नंबर पलट जाएगा तो स्मॉल r की वैल्यू क्या मिलेगी? देखो, स्मॉल r इज इक्वल टू, ये r पलट के ऊपर आ जाएगा तो ये आ जाएगा R E माइनस V अपॉन V। ये आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा। अब देखो कौन सा वाला सही होगा? तीसरा पार्ट आ गया। ठीक है, तो थर्ड पार्ट पे हम टिक कर देंगे, इसका उत्तर लिखेंगे और थर्ड पार्ट सही है। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू ई माइनस वी अपॉन V। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद फिर एक दो लाइन छोड़ देंगे और प्रश्न नंबर 1 का गा करेंगे। इसका उत्तर देखते हैं भाई, क्या है क्वेश्चन। एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय होती है। बताइए, आप सबको आता है ये? एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय का मान कितना होता है? 0। क्यों? हाँ बताओ, नहीं याद आया? देखो इधर सुनिए सभी ध्यान से। एक शुद्ध प्रतिरोध प्रेरकत्व वाला जो प्रत्यावर्ती परिपथ होता है ना, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इन्होंने ये नहीं बोला कि शुद्ध प्रेरकत्व का प्रत्यावर्ती परिपथ है ना। ऐसे हम कैसे समझेंगे कि प्रत्यावर्ती है या दिष्ट धारा परिपथ है? चलिए, प्रत्यावर्ती होगा तो जब आपने एक चीज पढ़ी है कि शुद्ध प्रेरकत्व वाला जो प्रत्यावर्ती परिपथ होता है उसमें वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर कितना होता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री। शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच का कालांतर कितना होता है? 90 डिग्री। भूल गए आप? शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। शुद्ध धारिता वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होता है।
शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं। तो जो शुद्ध प्रेरकत्व वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है उसमें वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर कितना होता है? 90 डिग्री। मीन्स एट दैट सिचुएशन फाई विल बी 90 डिग्री। तो जो औसत शक्ति क्षय का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ठीक है। उसमें अगर हम वैल्यू लिखेंगे फाई की 90 तो कॉस 90 बनेगा और कॉस 90 की वैल्यू 0। और जब बेटा ये 0 हो जाएगा तो पूरे का मान क्या हो जाएगा? तो शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर 90 डिग्री। अगर वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर 90 डिग्री तो औसत शक्ति क्षय कितना मिलेगा आपको? 0, क्योंकि उसका शक्ति गुणांक कैसा हो जाएगा? 0। कॉस फाई को क्या बोलते हैं? शक्ति गुणांक। तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहां पे? ऑप्शन आ जाएगा 4th, जिसमें लिखा हुआ है 0। ओके, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 1 का घ, और इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है? बताइए। ध्वनि तरंगे, जल तरंगे, रस्सी में उत्पन्न तरंगे, कौन सी तरंगे जल तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय? हाँ जी, अच्छा एक छूट रहा है क्वेश्चन। ओ चलिए, घा नंबर देखना था मुझे, घा नंबर भी डाला है फिलहाल। लिखा हुआ एक इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 कक्ष से n इज इक्वल टू 4 कक्ष में अपनी स्थिति परिवर्तित करता है। मतलब n बराबर 2 से n बराबर 4 में जंप करता है। यदि r रिडबर्ग नियतांक हो तो इससे संलग्न तरंग दैर्ध्य क्या होगी? देखो बेटा, n बराबर 2 से n बराबर 4 पे आता है तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? वैसे ये बताओ पहले मुझे, इसमें एनर्जी निकलेगी या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? ये अवशोषित करेगा या उत्सर्जित करेगा ऊर्जा? टू से 4 में इसका संक्रमण हो रहा है, अवशोषित करेगा कि उत्सर्जित करेगा? अवशोषित करेगा, बिल्कुल सही। क्यों अवशोषित करेगा? क्योंकि जब निचली कक्षा से ऊंची कक्षा में जाता है तो ऊर्जा अवशोषित की करता है, अपनी स्थिति परिवर्तित करता है। आर रिडबर्ग नियतांक को तो इससे संलग्न तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। अच्छा, तो यहां ऊर्जा का क्या होगा? अवशोषण। और ये ऊर्जा आप कैसे निकालोगे? ये ऊर्जा आप निकालेंगे, कक्षा की संख्या जितनी कम होती है ऊर्जा कैसी होती है? ज्यादा। भाई जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं ऐसे ऐसे तो ये वाली ऊर्जा बढ़ते जाती है ना। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ऊर्जा का मान क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। इसका मतलब है 4 में ऊर्जा ज्यादा होगी तो 2 में कैसी होगी? कम। एनर्जी अगर निकालना चाहें तो E4 माइनस E2, और ये किसके बराबर होगा? hc अपॉन लैम्डा। या रिडबर्ग नियतांक R के पदों में तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करिए। तो फिर आप इसको बेटा ऐसे कर लो, देखो इस फॉर्मूले से मत करो, आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है लैम्डा का, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। वेवलेंथ का ये भी एक फॉर्मूला है, आप इससे निकाल लो तो देखो क्या मिलेगा आपको? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R, n1 की जगह पर यहां पर क्या होगा? 2, तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर करेंगे 16, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R। 16 हमने ले लिया एलसीएम, 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। उस 4 का गुणा 1 से करा देंगे, फिर 16 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 से करा देंगे। ये 3/16 मिला तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? 16/3।
3r। और आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही मिलेगा, सेकंड ऑप्शन सही मिलेगा आपको। तो उत्तर हमने लिखा सेकंड पार्ट 16/3r। बउआ ये समझ आया आपको? तो इस तरह से ये हमारा 1 का घा हो गया। फिर प्रश्न नंबर 1 का अंगा, इसका उत्तर लिखना है हमको। ठीक, देखिए इसके आंसर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में आपने जो पार्ट पढ़े हुए हैं मैं उनको यहां लिख देता हूं। आपने पढ़ा है गामा, एक्स, यू, वी, आई, एम, आर, ये 7 पार्ट्स आपने पढ़े हुए हैं। गामा विकिरण, एक्स किरणें, पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल रेज दृश्य किरण, इंफ्रारेड अवरक्त विकिरण, माइक्रोवेव्स सूक्ष्म तरंगे, रेडियो वेव्स रेडियो तरंगे। मैं आपको बताऊं इनमें देखो कौन सा नाम आ रहा है चारों में से। ध्वनि तरंगे इसमें आई क्या? नहीं। जल तरंगे आई क्या? नहीं आई। रस्सी में उत्पन्न तरंगे आई क्या? ऊष्मा तरंग आई क्या? ऊष्मा तरंग आई कि नहीं आई? नहीं आई। लेकिन जब आपको ये पढ़ाया गया था आप सभी याद करो, हीट वेव्स उसमें थी। और वो कौन से पार्ट में आती हैं? यहां पर करीब करीब आती हैं हीट वेव्स, इंफ्रारेड पार्ट में। समझ में आया? तो इंफ्रारेड पार्ट में हीट वेव्स आती हैं। आप देखो ना, सूर्य से विद्युत चुंबकीय तरंगे आती हैं और वहां से हीट भी तो आती है। तो ऊष्मा तरंगे जो हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इसलिए कौन सा पार्ट सही करेंगे आप? सेकंड पार्ट आप सही करेंगे, ऊष्मा तरंगे। ऊष्मा तरंगे। इसके बाद फिर 1-2 लाइन छोड़ करके प्रश्न नंबर 1 का चा, इसका आंसर लिखेंगे भाई यहां पर। देखो ये एक न्यूमेरिकल है बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें से हम थोड़ी चीजें साफ कर देते हैं और वो न्यूमेरिकल यहीं लगा देते हैं। देखिए बेटा, लिखा है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर का एक अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। बेटा आप सभी जानते हो कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी नेगेटिव लिखी जाती है। तो F = -20 सेंटीमीटर वस्तु के दोगुनी नाप का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि माना वस्तु की ऊंचाई हमने कितनी मान ली? h। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी मान ली? h। तब प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 2h। अरे आप सवाल नहीं पढ़ रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण वस्तु से दुगुनी नाप का एक प्रतिबिंब बनाता है। तो अगर वस्तु की माप है h तो प्रतिबिंब की माप कितनी है? और एक चीज देखो, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। आप सभी को थोड़ा याद करने की आवश्यकता है। वैसे दर्पण में लगता है सिलेबस में नहीं बचे है, नहीं है ना? चलो अब इतना लगा दिया है तो लगा देते हैं, ठीक है, छोड़ दें, लगा देते हैं। तो अवतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अब थोड़ा सा याद करें कि अवतल दर्पण से जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तो वो कब बनता है? वैसे अवतल दर्पण की सभी स्थितियों के लिए बनने वाले प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? वास्तविक और उल्टे। लेकिन अवतल दर्पण की एक स्थिति ऐसी होती है जब प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक बनता है। प्रतिबिंब सीधा भी बनता है और कैसा बनता है? कब? जब हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक भी बनता है और सीधा। तो ध्यान से देखिए,
ये जो प्रतिबिंब काल्पनिक बना होगा तो ये कंपल्सरीली कैसा होगा, सीधा। अगर ये सीधा है तो इसकी हाइट कैसी निशान के साथ लिखी जाएगी, प्लस। ध्यान से देखिए, अगर यही उल्टा बना होता, वास्तविक कहते तो हमको नेगेटिव लगाना पड़ता इस पे। इन बातों का बहुत ख्याल रखें, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे है, तो वस्तु तथा दर्पण के बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर है ये पता लगाना है आपको। तो दर्पण से वस्तु की दूरी पता लगानी है, मतलब u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दर्पण से वस्तु की दूरी को u से लिखा जाता है ना, तो u बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, HI अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। दर्पण के लिए एक सूत्र होता है, तो HI की वैल्यू कितनी है 2H, HO की वैल्यू कितनी है H, माइनस V अपॉन U की जगह पर U, H से H कैंसिल हो गया, V इज इक्वल टू आ गया -2U, V इज इक्वल टू आ गया -2U। अब U की वैल्यू देखना, V की वैल्यू आ गई। अब हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, दर्पण का सूत्र। मिरर फॉर्मूला क्या था, याद है किसी बच्चे को? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, माइनस लेंस में होता है, ठीक है। तो 1/f की जगह पर -20, v की जगह पर -2u प्लस 1/u। आप एक काम करिए, -1/20 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो बेटा 2u, 2u एलसीएम लिया, तो जब -2u से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, वो -1 का गुणा ऊपर 1 से कर देंगे, -1 प्लस u से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे 2। अब -1/20 इज इक्वल टू 1/2u, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो 2u इज इक्वल टू -20, u इज इक्वल टू -10। इसका मतलब ये हुआ -10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर u की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर हमारे पास, -10 सेंटीमीटर, और u ही तो पता लगाना था। अब आप देखें कौन सा आंसर सही होगा इसका, कौनों नहीं सही है, नहीं ऐसा नहीं है, सही है। देखो ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो, ये बेटा वस्तु की दूरी है ना, और वस्तु को दर्पण से हमेशा किस तरफ रखते हैं, बाईं तरफ। अब अगर बाईं ओर रखोगे तो वो दूरी बेटा हमेशा कैसी आएगी, माइनस। तो हम लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया है, उन्होंने लिखा नहीं है बस माइनस, क्यों, क्योंकि केवल दूरी का जिक्र करना है और दूरी माइनस में नहीं लिखते, तो उन्होंने लिखा नहीं है। अदरवाइज हमारा कौन सा आंसर सही होगा, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट सही है 10 सेंटीमीटर। इस तरह से ये हमने कर लिया। हमारा जो सेट है चौथा XV, उसका ऑप्शनल क्वेश्चन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको फिर आज इतना ही रख लेते हैं फिजिक्स में। आगे और भी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और उससे आगे के क्वेश्चंस, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।